नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो हमारी आगामी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो परीक्षा 15-16 अक्टूबर को होने वाली है, उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एक बार इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजभाषा कब घोषित किया गया? तो दोस्तों, हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजभाषा 1947 में घोषित किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत से होकर गुजरता है? दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत की स्थिति ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो वहां से उत्तरी अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका आंसर कर्क रेखा होगा। और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा स्थित है, और भूमध्य रेखा को इक्वेटर रेखा भी कहा जाता है, और 0 डिग्री रेखा भी इसे कहा जाता है। इसके भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में इसके मकर रेखा गुजरती है। उसके बाद दोस्तों, कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री के 23.5 डिग्री पर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है, या 17 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें एक भारत भी है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों, हमारे चैनल पर जियोग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, और जिसमें मैप के जरिए से पूरी ज्योग्राफी को कंप्लीट कराया जा रहा है, तो एक बार जाकर ज्योग्राफी की क्लास जरूर देखें। तो दोस्तों, देखते हैं कि भारत के किन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो उनमें सबसे पहला दोस्तों, आप जानते हैं कि पश्चिमी राज्य में गुजरात, उसके बाद राजस्थान से सबसे कम होकर गुजरती है, बिल्कुल इतना लगती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। दोस्तों, इन्हीं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और माही नदी भारत में एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1929 में लोक सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए भगत सिंह के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? दोस्तों, 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो इसका आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त ने। कब फेंका था भगत सिंह के साथ में बम? 1929 में। तो दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। उसके बाद G7 और अतिथि देशों के शेर्पाओं की दूसरी बैठक जो 30 मार्च 2021 को हुई थी, भारत का G7 शेरपा कौन था? सुरेश प्रभु थे दोस्तों, सुरेश प्रभु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत और नाइजीरिया ने पहले सामरिक और आतंकवादी रोध संवाद का संचालन किया। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? दोस्तों, नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट एक है, तो इंटरनेट एक वैन है, WAN, और WAN का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क है। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1833 में महलवारी प्रणाली किसके समय शुरू की गई थी? तो दोस्तों, 1833 में महलवारी प्रणाली विलियम बेटिंग के समय में शुरू हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य सरकार ने कालाबाजारी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने का निर्णय लिया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कालाबाजारी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने का निर्णय लिया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की दृष्टि से, बिल्कुल रट के जाना इस क्वेश्चन को। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का शुभारंभ किसने किया? तो डॉक्टर अंबेडकर ने किया। और कब किया? 1924 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोली किसने जीती? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने जीती है, जो संसद भवन बनाया जा रहा है उसके लिए। किस केस में बुनियादी संरचना का सिद्धांत दिया गया है? दोस्तों, किस केस में बुनियादी संरचना का सिद्धांत दिया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और ये दोस्तों केस हुआ था 1973 में, और इसी केस में बुनियादी संरचना का सिद्धांत दिया गया। और दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन इसी केस से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के अनुसार IIP गणना का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12 है IIP
गणना का वर्तमान आधार वर्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर उपकरण का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर उपकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये पिछले यूपीएससी पीईटी में पूछा गया था कि तिलक ने 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक द्वारा निर्मित होम रूल लीग का मुख्यालय पुणे में था। और दोस्तों एनी बेसेंट, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया था कि तिलक ने कब होम रूल लीग की स्थापना की थी। बिल्कुल यूपीएससी पीईटी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सेतु समुद्रम भारत योजना, सेतु भारतम परियोजना किस परिवहन क्षेत्र से जुड़ी है? सड़क परिवहन से जुड़ी है दोस्तों सेतु भारतम परियोजना। उसके बाद EEPROM का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों EEPROM का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण पर नजर रखने के लिए फरवरी 2021 में अपने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका M लॉन्च किया? दोस्तों किस देश ने आर्टिका M लॉन्च किया? रूस ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश विधान परिषद किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? तो दोस्तों 1935 के अधिनियम द्वारा लागू की गई। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था उसके द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? तो दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली लाए थे। और उसके बाद MS एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेटिंग को लागू करने या हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? CTRL+B का। तो दोस्तों MS एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेटिंग को लागू करने के लिए या हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? CTRL+B का। दोस्तों ये यूपीएससी पीईटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो एक बार इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। और दोस्तों उसके बाद हम आगे हिंदी के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो दोस्तों जयद्रथ वध रचना है मैथिली शरण गुप्त की। दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि इनका संबंध झांसी उत्तर प्रदेश से है। इनका संबंध झांसी उत्तर प्रदेश से है और इन्हें राष्ट्रकवि महात्मा गांधी ने कहा था। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी और मैथिली शरण गुप्त की रचना है जयद्रथ वध। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है वैदेही वनवास। दोस्तों वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। दोस्तों वैदेही वनवास रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मृगावती किसकी रचना है? तो दोस्तों मृगावती के लेखक हैं कुतुबन। मृगावती के लेखक है कुतुबन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। दोस्तों भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। अगला क्वेश्चन है परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो जगनिक के द्वारा परमाल रासो को रचा गया। तो परमाल रासो के लेखक है जगनिक। और यामा किसकी रचना है? दोस्तों महादेवी वर्मा की। यामा महादेवी वर्मा की रचना है। और भारत भारती, अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है और मैथिली शरण गुप्त की दूसरी रचना भारत भारती। तो मैथिली शरण गुप्त दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। उसके बाद पद्मावत महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। दोस्तों पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जबकि दोस्तों पद्मावती जो पुस्तक है उसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। पद्मावती के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं और पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है और पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों धर्मवीर भारती हैं। कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर की और भी रचनाएं हैं सूरज का सातवां घोड़ा। उसके बाद आगे दोस्तों देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? तो दोस्तों 1954। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रारंभ कब से किए गए? 1954 से। उसके बाद होरी किस उपन्यास का पात्र है? दोस्तों होरी किस उपन्यास का पात्र है? गोदान। और दोस्तों गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं और इसमें होरी नाम का एक पात्र भी है। तो होरी गोदान का एक पात्र है और गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। उसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि का काव्य संग्रह है? गजानन माधव मुक्तिबोध का। चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का काव्य संग्रह है? गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। सीधा क्वेश्चन ऐसे ही आया था दोस्तों पिछली यूपीएससी पीईटी में कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। तो 3 होते हैं और कौन से होते हैं ये आप लोग देख लीजिए। साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार का
होता है, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण 3 प्रकार का होता है। तो दोस्तों, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न का उत्तरावस्था क्या होगा? तो निम्न, ये जो वर्ड निम्न लिखा है इसका उत्तरावस्था, जैसे आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा डिग्री, जो डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री, इस टाइप की जो 3 डिग्रियां होती हैं उसी में जैसे गुड बेस्ट बेटर का हो जाता है, इसी तरीके से निम्न का क्या होगा? निम्नतर होता है। उत्तरावस्था जो होती है निम्न की, वो निम्नतर होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इससे भी बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ अगली क्लास में। तो दोस्तों, धन्यवाद।